हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ आईएएस। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ प्रतिबद्ध सीरीज, जो हमारी प्रतिबद्ध सीरीज चल रही है, जहां पर हमने पॉलिटी के डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है, उन्हीं के साथ उसके पीवाईक्यूज को भी डिस्कस किया है। सो आज हमारा लास्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। सो एक बारी आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं जो रीडेबल फॉर्मेट में आपको देखने को मिलती है। एंड इफ यू वांट टू डाउनलोड द माइंड मैप्स की भी पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। सो एक बारी प्लीज टेलीग्राम चैनल पे डू विजिट इट एंड डाउनलोड द पीडीएफ्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो पहला टॉपिक आप देख सकते हैं, दैट इज द इलेक्शन कमीशन। नाउ एज यू नो, अगर हम पीवाईक्यूज की बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पूछी गई है, इट इज इलेक्शन कमीशन। सो इलेक्शन कमीशन रिसेंटली क्या क्या आपको टॉपिक्स देखने को मिले हैं, करंट अफेयर्स में क्यों रहा है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल, राइट। सो आप देख सकते हैं सबसे पहला इशू क्या एग्जिस्ट करता है इलेक्शन कमीशन में। सो सबसे पहले क्या है, देयर इज लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तो आप देख सकते हैं ओनली सीईसी इट इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 324 क्लॉज 5। सो जो ईसीज है वो रिमूव करे जा सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी। तो भाई यहाँ पर एक तरह से क्या है, जो इलेक्शन कमीशन है वो ही यहाँ पर सेफ है, टेन्योर उसका सेफ्टी टेन्योर आपको देखने को मिलता है, दूसरे ईसीज का नहीं देखने को मिलता है। दूसरा एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है अपॉइंटमेंट्स में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको अपॉइंट कौन करता है, इट इज द प्रेसिडेंट। एंड प्रेसिडेंट के पास एज सच कोई डिस्क्रिशनरी पावर्स तो है नहीं, क्योंकि वो एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं, किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो एक तरह से ये किनके हाथों में है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के हाथों में। अनडिफाइंड क्वालिफिकेशंस है, एज सच कोई क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब नहीं है, क्या लीगल बैकिंग होनी चाहिए, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर क्या एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या जुडिशियल क्राइटेरिया क्या है, एज सच कुछ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा। इट इज ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन से ओपन है। नाउ पोस्ट रिटायरमेंट अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करते हैं, तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर दी रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स। नाउ जो रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनको दोबारा अपॉइंट किया जा सकता है, किसी भी पॉलिटिकल पोस्ट के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको बाइसनेस देखने को मिल सकती है, ठीक है। देयर इज अ चांस ऑफ करप्शन। नेक्स्ट, पावर डिवीजन एम्बिग्यूटी आपको देखने को मिलती है, कोई भी रोल्स डिफाइंड नहीं है, प्रॉपर रोल्स डिफाइंड नहीं है कि सीईसी का रोल ये होगा, ईसी का रोल ये होगा। इट इज नॉनदलेस कुछ भी यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज दैट आर रिलेटेड विद इलेक्शन कमीशन। नाउ व्हाट आर द एक्शन प्लान फॉर रिफॉर्म्स कैसे कर सकते हैं या वे फॉरवर्ड कैसे ला सकते हैं। सबसे पहले लेजिस्लेशन लाओ फॉर अपॉइंटमेंट, एक ट्रांसपेरेंट लॉ होना चाहिए जिसमें प्रॉपर अपॉइंटमेंट प्रोसेस को डिफाइन किया जाए। दूसरा, क्वालिफिकेशंस को डिफाइन करो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा जाता है इट इज द बुलवर्क ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। व्हेन इट इज द बुलवर्क ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, दैट मींस इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस फॉर मेंटेनिंग और सस्टेनिंग द डेमोक्रेसी। तो इसीलिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशंस है, इट शुड बी लीगलाइज्ड, इट शुड बी वेल डिफाइंड। नेक्स्ट, सिक्योर टेन्योर होना चाहिए, ईसी का तो है लेकिन ईसीज की जरूरत है, तो इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल कमिश्नर्स। ऐसी पोस्ट रिटायरमेंट रूल्स रिस्ट्रिक्ट इमीडिएट गवर्नमेंट रोल्स पोस्ट टेन्योर। सो इससे करप्शन के लेवल्स बढ़ जाते हैं, बायसनेस बढ़ जाती है। इसीलिए कोशिश ये रहनी चाहिए कि जैसे ही वो रिटायर करें तो ऐसा ना हो उनको कोई ना कोई पॉलिटिकल पोस्ट पकड़ा दी जाए, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होना चाहिए, तो डाइवर्स सिलेक्शन कमिटी होनी चाहिए जहां पर इट शुड इन्वॉल्व ऑल दी जुडिशरी एज वेल एज द सिविल सोसाइटी टू। रोल क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए सीईसी और ईसीस की, क्या रोल्स हैं वो प्रॉपर्ली डिफाइन होने चाहिए, राइट। नाउ स्टेप्स फॉर स्ट्रेंथनिंग देयर इंडिपेंडेंस, कैसे हम कर सकते हैं, सबसे पहले इनकी ऑटोनॉमी को एनहांस किया जाए। सो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत है जिससे कि ग्रेटर इंडिपेंडेंस इनको दी जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाए, यहाँ पर रेगुलर ट्रेनिंग इलेक्टोरल प्रोसेस के रिगार्डिंग या टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग इनको देनी चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, कैंपेन्स होने चाहिए जिससे कि इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करें, पीरियोडिक रिव्यूज होने चाहिए, यहाँ पर मेजर्स लें जिससे कि जो इलेक्टोरल चैलेंजेस आज आपको देखने को मिलते हैं वो इलेक्टोरल चैलेंजेस को किस तरह से हैंडल करना है, यहाँ पर भी इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और एक पीरियोडिक रिव्यू असेसमेंट होनी चाहिए, ठीक है। सो दीज आर दी स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू स्ट्रेंथन देयर पोजीशन। Now, what are the impact of reforms on ECI? इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली बात है इनकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ट्रस्ट के लिए देखो, ट्रस्ट बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन की अगर बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए इलेक्शन कमीशन बनता है। अगर उसी पे लोगों का ट्रस्ट नहीं है, क्या आपको लगता है लोग पार्टिसिपेट करेंगे? तो वो जो डेमोक्रेसी है ना, वो एक क्लोज डेमोक्रेसी बन के रह जाएगी।
तो जब हम चाहते हैं कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की तरफ हम मूव करें, इट इज नेसेसरी कि लोगों का ट्रस्ट किस पे बने, इलेक्शन कमीशन पे बने। तो जब इनकी इंडिपेंडेंस को, इनकी ऑटोनॉमी को स्ट्रेंथन करा जाएगा, तभी लोगों का ट्रस्ट बनेगा, है ना। तो क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल एज दैट, राइट। नेक्स्ट, इंप्रूव्ड एफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी, इम्पार्शियलिटी भी इनहैंस हो जाएगी, एंड एक तरह से जो डेमोक्रेटिक इंटेग्रिटी है उसको री इंटीग्रेट किया जाएगा, री इन्विग्रेट किया जाएगा। क्लैरिटी है? सो दीज वुड बी द इम्पैक्ट अगर हम कुछ करते हैं। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर कैग। नेक्स्ट ऑफिस आपको देखने को मिलता है जो पीवाईक्यूज में पूछा गया है, इट इज कैग, विच इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नाउ इसके बारे में पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं। तो आर्टिकल 148 के तहत आपको कैग देखने को मिलता है। 149 में इनकी ड्यूटीज और पावर्स डिफाइन करी गई हैं। 150 में जो अकाउंट्स हैं, जो अकाउंट के फॉर्मेट हैं जो कैग को यहाँ पर ऑडिट करने हैं, वो बताया गया है। और 151 के तहत आपको देखने को मिला है जो रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट करी जाती हैं लेजिस्लेचर्स को, ठीक है। सो आर्टिकल 148 टू 151 कैग के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलता है। ना इनकी ड्यूटीज क्या है? सबसे पहले ये ऑडिट और रिपोर्ट करते हैं। देखो, एज सच इनके पास कंट्रोलर एक्टिविटीज नहीं है। कंट्रोलर एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है कि भाई खर्चा किस तरह से करना है ये नहीं है। इनके पास ऑडिटिंग पावर्स हैं। ऑडिटिंग पावर्स का मतलब क्या होता है? अब खर्चा हो चुका है, उसके बाद ये उसको एनालिसिस करेंगे उनका और ऑडिट करेंगे। तो ही जस्ट हैव ऑडिटिंग पावर्स, ही डज नॉट हैव एनी कंट्रोलर एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये ऑडिट करते हैं और रिपोर्ट करते हैं। दूसरा, पब्लिक फाइनेंशियल ओवरसाइट यहाँ पर दिया जाता है। परफॉर्मेंस ऑडिट भी कैग करते हैं, एंड एक तरह से ऑटोनॉमी आपको देखने को मिलती है इनकी रिपोर्टिंग में, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफिस है। इनका जो टेन्योर है, इनके जो फंक्शनिंग है, वो किससे सिक्योर्ड है? कॉन्स्टिट्यूशन से सिक्योर्ड है। इसीलिए कैग को भी कहा जाता है इट इज द बुलवर्क ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। सो इसीलिए ये जो कैग का ऑफिस है ये भी एक क्रूशियल एस्पेक्ट बन जाता है। ना चैलेंजेस क्या है? सो चैलेंजेस एनीवे सिग्निफिकेंस चैलेंजेस दोनों ही पढ़ेंगे। सबसे पहले सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से पार्लियामेंट्री ओवरसाइट को स्ट्रेंथन किया जाता है, पार्लियामेंट पे चेक रखा जाता है। कैसे? कैग जो ऑडिट रिपोर्ट्स पेश करता है तो एक तरह से जो एग्जीक्यूटिव है उस पर एक चेक रहता है। एक तरह से गुड गवर्नेंस को प्रमोट किया जाता है, करप्शन जो है उस पर एक चेक लगाया जाता है, और पॉलिसी इंप्रूवमेंट किस तरह से हो सकते हैं ये भी एक तरह से जताया जाता है कैग के द्वारा। ना चैलेंजेस क्या है? ना एज यू नो इनकी एनफोर्समेंट पावर्स इतनी नहीं है। अब जो रिपोर्ट यहाँ पर पेश करी जाती है, जो भी रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, वो रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती हैं। क्या होती है? रिकमेंडरी इन नेचर, मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पर एक तरह से जो इनकी इन्फोर्समेंट पावर्स हैं वो लिमिटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलता है। पब्लिक अवेयरनेस की कमी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ओवरबर्डनिंग है, क्योंकि यहाँ पर चाहे स्टेट गवर्नमेंट सरकारें हो, चाहे आपकी सेंट्रल सरकारें हो, सभी का ऑडिटिंग फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? इट इज द कैग। तो ओवरबर्डन्ड है। यहाँ पर अंडर स्टाफिंग आपको देखने को मिलती है, रिसोर्स रिस्ट्रेन्स है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट आर एसोसिएटेड विद कैग। नाउ व्हाट आर द रिफॉर्म्स दैट आर नीडेड? तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले क्या करो? स्ट्रेंथन करो इनकी लीगल मैंडेट। तो यहाँ पर आप करेक्टिव मेजर्स को इन्फोर्स कर सकते हैं। दूसरा, मॉडर्नाइजेशन लेके आओ, क्योंकि ये ओवरबर्डन्ड है। तो हम क्या कर सकते हैं? यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करो, डाटा एनालिसिस लेके आओ जिससे कि इनका काम आसान हो पाए। दूसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग करो, ट्रेनिंग ऑफ ऑडिटर्स, क्योंकि अंडर स्टाफिंग आपको देखने को मिलती है। दूसरा, स्किल्ड नहीं है, तो यहाँ पर स्किलिंग प्रोवाइड करने की जरूरत है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की जरूरत है। एंश्योर टाइमलीनेस, अब डिलेज जो रिपोर्टिंग करनी होती है, जो रिपोर्ट्स पेश करनी होती है, वो आपको बहुत डिलेड देखने को मिलती है। तो ये जो डिलेज है इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। पब्लिक आउटरीच, अब जो रिपोर्ट्स यहाँ पर पब्लिश करी जाती हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि कैग ने यहाँ पर रिपोर्ट दी है। तो एक तरह से पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए जिससे कि एक तरह से स्क्रूटनाइज कर पाए पब्लिक भी, और दूसरा क्या हो, एक तरह से जो एग्जीक्यूटिव है उस पर एक चेक आपको देखने को मिले, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द रिफॉर्म्स दैट आर नीडेड इन दी कैग ऑफिस। नाउ व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? तो आप देख सकते हैं जैसे कोल ब्लॉक एलोकेशन स्कैम जो आपको देखने को मिला, तो एक तरह से हाईलाइट किया गया था किसके द्वारा? कैग के द्वारा। ऐसी 2G स्पेक्ट्रम केस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर पॉलिसी और लीगल चेंजेस जो होने चाहिए थे वो भी यहाँ पर कैग ने बताए थे। कोविड-19 की ऑडिट रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोक्योरमेंट इरेगुलरिटीज दे वर एक्सपोज्ड बाय कैग, है ना, कि जो यहाँ पर आपको प्रोक्योरमेंट करनी थी, गवर्नमेंट को, सरकार को करनी थी, वो प्रॉपर नहीं की गई है। तो ये भी किसने जताया है? ये उजागर किया है, इट इज दी कैग।
ठीक है। सो इसीलिए कैग को क्या कहा जाता है, इट इज नोन एज दी बुलवर्क ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, नाउ व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, तो स्ट्रेंथन करो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इनकी, मॉडर्न फाइनेंशियल कम्प्लेक्सिटीज को यहाँ पर अडेप्ट करना चाहिए, और एक तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को डीपन करने की जरूरत है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल इश्यूज ऑफ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। स्टैट्यूटरी मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो बेसिकली जनरल इश्यूज उनमें क्या एग्जिस्ट करते हैं, तो चाहे कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी एग्जिस्ट करती हो तो वहां पर क्या जनरल इश्यूज हैं उसको डिस्कस कर देते हैं। तो फंक्शनल चैलेंजेस हैं, दूसरा अपॉइंटमेंट इश्यूज हैं, और तीसरा पार्लियामेंट्री एपैथी आपको देखने को मिलती है। ये आप कोई भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में लिख सकते हैं। तो पहले देख सकते हैं इनकी जो भी पावर्स होती हैं वो रिकमेंडरी इन नेचर होती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलती है, इनकी जो फंडिंग डिपेंडेंसी है वो सरकारों पे रहती है, जिसकी वजह से ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाते हैं। लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है क्योंकि एज सच इनके पास कोई भी इन्वेस्टिगेशन स्टाफ नहीं होता है। ओवरलैपिंग कुछ बॉडीज की आपको देखने को मिलती है, जैसे एनएचआरसी, एनसीडब्ल्यू, एनसीएम, दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। इनके ओवरलैपिंग फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। हाई वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट्स आपको देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से इनके पास एडिक्वेट स्टाफ तो है नहीं, अब उसकी वजह से क्या है, जो जस्टिस है वो डिले हो जाता है। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ दी आप कह सकते हैं चैलेंजेस दैट आर एसोसिएटेड विद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। दूसरा आपको देखने को मिलता है अपॉइंटमेंट इश्यूज। अब यहाँ पर किसका ज्यादा रोल देखने को मिलता है, एग्जीक्यूटिव का ज्यादा रोल देखने को मिलता है। फ्रीक्वेंट रिमूवल और अपॉइंटमेंट्स आपको देखने को मिलती है। एज सच कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ही नहीं है कि किसके बेसिस पे यहाँ पर चेयरमैन को या मेंबर्स को लगाया जाएगा। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट इश्यूज भी आपको देखने को मिलते हैं। कुछ पार्लियामेंट्री एपैथी भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रिपोर्ट्स ये पेश करते हैं उसको टेबल ही नहीं किया जाता, तो यहाँ पर एक एपैथी आपको देखने को मिलती है। दूसरा, एक्शन टेकन रिपोर्ट्स नॉट मैंडेटरी। सो जो भी एक्शन लिया जाता है तो एज सच कोई मैंडेटरी तो है नहीं, क्योंकि ये जो रिपोर्ट्स पेश करते हैं वो क्या होती है, रिकमेंडरी नेचर। तो इसकी वजह से आपको देखने को मिलता है कि जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है ना, ये एज सच इतनी इफेक्टिव नहीं होती है एज कंपेयर टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट आर एसोसिएटेड विद द जनरल इश्यूज दैट आर रिलेटेड विद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो आप एनएचआरसी के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि पीवाईक्यू में पूछा गया है। तो एनएचआरसी की अगर बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, ये किस एक्ट के तहत बनाई गई है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है जिसका काम ही क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो चेयरपर्सन यहाँ पर रिटायर्ड चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। मेंबर्स की अगर बात करते हैं सर्विंग या रिटायर्ड जजेस, ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। सबऑर्डिनेट स्टाफ इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेटिव का अलग अलग होता है। फंक्शंस की अगर बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है ये कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे जहां पर भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर रेकमेंड किए जाते हैं एक्शन सरकारों को। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस को प्रमोट किया जाता है, अवेयर किया जाता है, एजुकेशन दी जाती है, और एक तरह से रैटिफिकेशन का जो भी प्रोसीजर्स है उसको इनकरेज किया जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय एनएचआरसी। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है चैलेंजेस क्या है। तो सबसे पहले पावर्स। अब देखो जो समन है वो देखो इनकी अगर पावर्स की बात करते हैं तो ये समन कर सकते हैं। मान लो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं, अगर यहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेटिव पावर्स, क्योंकि ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है तो ये किसी को भी समन कर सकती है, मतलब बुलावा दे सकती है कि बताइए यहाँ पर क्या हुआ था। ठीक है, तो समन कर सकती हैं, विटनेसेस बुला सकती हैं। दूसरा, ये विजिट कर सकती हैं जेल्स और डिटेंशन सेंटर्स, रेकमेंड कर सकती हैं कॉम्पनसेशन टू विक्टिम्स, और एडवाइज कर सकती हैं लॉज अफेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं रेकमेंडरी पावर्स है, दैट इज द मेजर इशू, कि यहाँ पर जो रिकमेंडेशंस दी जाती हैं वो मैंडेटरी तो है नहीं, क्या है, इट इज रिकमेंडरी ओनली, कोई एनफोर्समेंट नहीं है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बार बार देखने को मिलता है। इनकी फंडिंग के लिए डिपेंडेंट किस पे रहती हैं, सरकारों पे डिपेंडेंट रहती हैं। ओवरलैपिंग जूरिसडिक्शंस आपको देखने को मिलती हैं। इनएडिक्वेट स्टाफ है, इनके पास रिसोर्सेज भी एज सच नहीं एग्जिस्ट करते हैं, और लिमिटेड रीच है ग्रास रूट लेवल पे, लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर अनअवेयरनेस भी एक चैलेंज बन जाता है। नाउ व्हाट आर द रिफॉर्म्स दैट आर नीडेड, ऑब्वियसली बात है व्हाट एवर द चैलेंजेस आर उसको एड्रेस करते हुए आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। तो सबसे पहले एनफोर्समेंट पावर्स दो इनको, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दो, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म्स को स्ट्रेंथन किया जाए, रीजनल एक्सपेंशन यहाँ पर की जाए जिससे कि लोकल लेवल्स पे भी एनएचआरसी का अवेयरनेस हो, क्लियर रोल्स यहाँ पर डिफाइन करे जाए दूसरी कमीशन से, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग पावर्स देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है। ठीक है, एंड ऐसे ही कैपेसिटी बिल्डिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि एग्जांपल्स यहाँ पर क्या है, एट रिस्क कस्टोडियल डेथ्स
एंड पुलिस ब्रूटैलिटी इन्होंने एड्रेस किया है, तो एनएचआरसी का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। यहाँ पर कम्युनल वायलेंस केसेस को भी इंटरवीन किया है, और ये रिपोर्ट्स यहाँ पर पेश की गई थी। जो माइग्रेंट क्राइसिस आपको देखने को मिला 2019 में जब कोविड हुआ था, तो बहुत भर भर के लोग यहाँ पर माइग्रेंट पॉपुलेशन जो है वो अपने घरों को गई, रादर पैदल गई, क्योंकि बाकी सारी सर्विसेज क्या थी, ठप थी। तो वहां पर आपको ह्यूमन राइट्स वायलेशंस देखने को मिली एंड इन पे रिपोर्ट भी जारी की गई है एनएचआरसी के द्वारा। ठीक है, सो आप देख सकते हैं, एम्पावर कीजिए एनएचआरसी को जिससे कि वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सके। रेगुलर रिव्यू होना चाहिए इनका, और एक तरह से कोलैबोरेट किया जाए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जिससे कि ये जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको हम प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है जी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं विच इज एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, अगेन न्यूज में रहता है हमेशा ही, एंड इस पे प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला है। तो एनजीटी की अगर बात करते हैं तो 2010 में इसको बनाया जाता है अंडर एन एक्ट विच इज एनजीटी एक्ट ऑफ 2010। ये स्पेशलाइज जुडिशियल बॉडी है जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए ही बनाई गई है। तो चेयरपर्सन क्या है, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, और इनके रीजनल बेंचेस भी आपको देखने को मिलते हैं। इनके फंक्शंस की बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं जो भी एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स होते हैं उसको एडजुडिकेट कौन करता है, एनजीटी करता है। कोई भी एनवायरमेंटल लॉज हैं उसको एनफोर्स कौन करता है, अगेन एनजीटी करवाता है। यहाँ पर एक्सपेडाइट करता है रेजोल्यूशन ऑफ केसेस, एंड इवन कॉम्पनसेशन भी प्रोवाइड करी जाती है जहां पर भी एनवायरमेंटल डैमेजेस आपको देखने को मिलती है। पावर्स की अगर बात करते हैं तो इनके पास सिविल कोर्ट की पावर्स हैं, समन कर सकते हैं, विटनेस कर सकते हैं, एंड सो फोर्थ। ऐसे ही ये पेनल्टीज और फाइन्स भी एनफोर्स कर सकते हैं। मतलब अगर आपने यहाँ पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन नहीं की है, एनवायरमेंट को डैमेज किया है, तो यहाँ पर आप पे फाइन्स भी लगाया जा सकता है। किसके द्वारा, एनजीटी के द्वारा। यहाँ पर बाइंडिंग डायरेक्शंस आपको देखने को मिलती है, और जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं गवर्नमेंटल एक्शंस का, जिसकी वजह से एनवायरमेंट इम्पैक्ट हो रहा है। तो अगर सरकारें भी एनवायरमेंट को इम्पैक्ट कर रही हैं तो उन पे भी यहाँ पर एलिगेशंस एक्यूजेशंस लगाई जा सकती हैं। किसके द्वारा, एनजीटी के द्वारा। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरह से अच्छा रोल निभाया जा रहा है एनजीटी के द्वारा। नाउ रीसेंट केसेस एंड जजमेंट्स देख लेते हैं। तो बैन करा गया है फायर क्रैकर्स को इन पोल्यूटेड एरियाज, पीनलाइज करा गया है इंडस्ट्रीज को विच कॉज एयर और वाटर पोल्यूशन। कंजर्वेशन एफर्ट्स आपको देखने को मिले हैं वेटलैंड और फॉरेस्ट के लिए। अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर जनरेट की है वेस्ट मैनेजमेंट लैप्सेस के लिए। ठीक है, सो ये रीसेंट केसेस हैं जहां पर एनजीटी का एक एक्टिव रोल आपको देखने को मिला है। बट कुछ चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऑर्डर्स तो पब्लिश हो जाते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं किए जाते हैं, तो लिमिटेड इंप्लीमेंटेशन आपको देखने को मिलता है। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है दूसरी जुडिशियल और रेगुलेटरी बॉडीज से, क्योंकि जैसे अगर हम एनजीटी की बात करते हैं, हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है, ऐसी सीपीसी भी एग्जिस्ट करती है जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है, तो वहां पर इनके ओवरलैपिंग फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा, इनएडिक्वेट स्टाफिंग, रिसोर्सेज इनके पास प्रॉपर नहीं है, ना स्टाफ है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको इनएफिशिएंसीज देखने को मिलती हैं। डिलेड कंप्लायंस बाय इंडस्ट्रीज, अब ऑर्डर तो पास कर दिया जाता है लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंडस्ट्रीज इस पे कंप्लाई ही नहीं करती हैं। जूरिसडिक्शनल इश्यूज भी आपको कुछ एरियाज में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट आर एसोसिएटेड विद एनजीटी। नाउ व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, वो देख सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होनी चाहिए। अब एनजीटी ने अगर रूल आउट किया है, यहाँ पर जजमेंट दी है, तो उसके स्ट्रिक्ट कह सकते हैं स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस होने चाहिए। डेवलप सिनर्जी बिटवीन एनजीटी एंड एग्जीक्यूटिव एजेंसीज, एनकरेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, एंड सो फोर्थ। दिस कैन बी द वे फॉरवर्ड, राइट? क्लैरिटी है? आई होप यहां तक आपको समझ आएगा। ठीक है जी, सो दिस इज एनजीटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज लीगल बेसिस एंड फंक्शंस ऑफ सीबीआई। तो लीगल बेसिस देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सीबीआई, एज यू नो, दिस इज नॉट इवन अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी भी एग्जिस्ट नहीं करती है। ये डिराइव करती है अपनी पावर्स फ्रॉम डीएसपीई एक्ट। ठीक है, सो आप देख सकते हैं इसको एस्टैब्लिश किया गया था दिल्ली डीएसपीई एक्ट के तहत। ना याद रखना है ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ठीक है, याद रखना है। इट फंक्शंस एज इंडियाज प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती है। यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं एज पर डीएसपीई एक्ट। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? देखो, करप्शन के चार्जेस या क्राइम्स, जो इकोनॉमिक क्राइम्स हैं या फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को बुलाया जाता है। एंड इवन जहां पर भी आपको हाई प्रोफाइल केसेस या फिर इन्वेस्टिगेशन बहुत सुप्रीम चाहिए तो वहां पर सीबीआई को इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। ठीक है, नाउ चैलेंजेस क्या है?
तो सबसे पहले क्या है, एलिगेशन है किसकी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की, कि यहाँ पर जो डायरेक्टर लगाए जाते हैं तो कौन लगाता है, एग्जीक्यूटिव लगाता है, तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल अलायंसेज हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा, डिपेंडेंस रहता है स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट पे, तो यहाँ पर दो कंसेंट्स आपको देखने को मिलती है, आपने स्टैटिक पोर्शन में जरूर पढ़ा होगा, एक जनरल कंसेंट होती है और एक स्पेसिफिक कंसेंट होती है। तो अगर हम जनरल कंसेंट की बात करते हैं तो हर स्टेट यहाँ पर जनरल कंसेंट अगर दे देती है, जनरल कंसेंट दे देती है, तो जनरल कंसेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकता है, बार बार यहाँ पर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है स्टेट सरकारों से। लेकिन अगर स्पेशल कंसेंट की अगर बात करी जाती है तो यहाँ पर स्टेट सरकारों से बार बार अप्रूवल लेनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल कंसेंट का आपको देखने को मिलता है, एक इशू है क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंस है उसकी, ठीक है। दूसरा, फंक्शनल ऑटोनॉमी आपको नहीं देखने को मिलती है, डिलेज देखने को मिलते हैं इन्वेस्टिगेशन में, ओवरबर्डनिंग है हाई प्रोफाइल केसेस की, रिसोर्स और मैन पावर इनके पास एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो रीसेंट इश्यूज भी आपको देखने को मिलते हैं जैसे डिस्प्यूट्स ओवर ज्यूरिसडिक्शन विद स्टेट गवर्नमेंट्स, हाई प्रोफाइल करप्शन और फाइनेंशियल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स फॉर ensuring ट्रांसपेरेंसी एंड क्रिटिसिज्म फॉर सिलेक्टिव एक्शन बेस्ड ऑन पॉलिटिकल बायस। तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा सीबीआई और ईडी जो है काफी ज्यादा न्यूज में देखने को मिली है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये क्या है, केज्ड पैरट्स हैं। तो केज्ड पैरट्स क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आपको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोकपाल की रिकमेंडेशंस हैं उसकी ओवरसाइट यहाँ पर मान्यता रखनी चाहिए, कोलैबोरेट करो स्टेट पुलिस से और एजेंसीज से, पब्लिक ट्रस्ट को इनहैंस करो ट्रांसपेरेंसी से, एंड एक तरह से टेक्नोलॉजी को लेवरेज करो जिससे कि ज्यादा इंप्लीमेंट कर पाओ और ज्यादा एफिशिएंसी लेके आओ, ठीक है। सो दिस इज सीबीआई, ठीक है। नेक्स्ट आता है लोकपाल। नाउ लोकपाल की हम यहाँ पर रिकमेंडेशंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट एआरसी रिकमेंडेशंस, यहाँ पर 2 टियर स्ट्रक्चर को बनाने की बात की गई थी, लोकपाल फॉर मिनिस्टर्स एंड सेक्रेटरीज एंड लोकायुक्त फॉर ब्यूरोक्रेसी, तो इन्वेस्टिगेट माल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो चाहे करप्शन हो, चाहे इनजस्टिस हो, चाहे फेवरेटिज्म हो, यहाँ पर इसके लिए क्या बनाया गया है, लोकपाल बनाया गया है। तो एज यू नो इसकी स्टैट्यूटरी बैकिंग है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013, तो दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। सो आप देख सकते हैं विसल ब्लोअर एक्ट भी यहाँ पर देखने को मिला है, फोर फीचर ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी, तो एनसीडब्ल्यूसी की आपको यहाँ पर रिकमेंडेशंस भी देखने को मिलती हैं। ना जुरिसडिक्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इवन पीएम को भी इंक्लूड किया गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूड्स पीएम, लिमिटेड है बट पीएम को इंक्लूड किया गया है। मिनिस्टर्स, एमपीज, पब्लिक सर्वेंट्स, ग्रुप ए टू डी, ये सारे ही आपको लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट के तहत देखने को मिलते हैं। प्रोसिक्यूशन और इंक्वायरी विंग देखने को मिलती है, इनके पास पूरी पावर है सर्च करने की, सीजर करने की, एसेट अटैचमेंट की, सारी पावर्स इनके पास एग्जिस्ट करती हैं। ये सुपरविजन कर सकती हैं सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे भी, तो इंक्लूडिंग सीबीआई, उन पे भी इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। यहाँ पर कंप्लेंट्स ऑन फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सीडिंग 10 लाख आपको देखने को मिलता है, और स्पेशल कोर्ट्स फॉर करप्शन ट्रायल्स बनाए गए हैं, किन्होंने बनाए हैं, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट ने ही बनाए हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस क्या है, जो भी इनके एक्सपेंसेस हैं वो चार्ज किए जाएंगे किस पे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, और यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग मैंडेटेड आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो स्ट्रिंजेंट एक्ट बनाया गया है, तो इसकी इंप्लीमेंटेशन लैक्स है, लेकिन यहाँ पर कोशिश की गई है स्ट्रिंजेंट एक्ट बनाने की। नाउ यहाँ पर की कंसर्न्स देख लेते हैं, चैलेंजेस क्या है। सबसे पहले डिले इन अपॉइंटमेंट्स। अब लोक आयुक्त की अगर बात करते हैं तो सॉरी लोकपाल की अगर बात करते हैं, अपॉइंटमेंट्स ही नहीं करते, तो यहाँ पर डिले आपको देखने को मिलता है की अपॉइंटमेंट्स का। दूसरा, कंपीटेंट अथॉरिटी बाइस फॉर पीएम एंड मिनिस्टर्स, जो भी कंपीटेंट अथॉरिटी होती है तो वहां पर जजमेंट्स नहीं लाई जाती या केसेस नहीं चलाए जाते हैं पीएम और मिनिस्टर्स पे। रिएक्टिव रादर दैन प्रिवेंटिव, प्रिवेंट करना है। देखो करप्शन को प्रिवेंट करने की जिम्मेवारी भी तो इनकी होनी चाहिए, लेकिन ये करप्शन को प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं, रिएक्टिव है। अब करप्शन हो गया है उसके बाद ये स्टेप्स लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको रिएक्टिव रादर दैन प्रिवेंटिव देखने को मिलता है। ना इनकी ओवरलैपिंग पावर्स है विद सीवीसी एंड पोस्ट स्कैम फोकस देखने को मिलता है, और एक रोबस्ट इंक्वायरी और प्रोसिक्यूशन विंग्स एज सच इनके पास नहीं है। यहाँ पर अंडर स्टाफिंग है, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं, स्किलिंग नहीं है, जिसकी वजह से ये जो प्रोसिक्यूशन विंग है और जो इन्वेस्टिगेशन विंग है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाता है। सो दीज आर दी चैलेंजेस। नाउ व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर एंटी करप्शन मेजर्स को प्रोएक्टिवली लेवरेज किया जाए, लेवरेज करो टेक्नोलॉजी को, एनहांस करो ट्रांसपेरेंसी को, स्ट्रेंथन करो इंक्वायरी और प्रोसिक्यूशन विंग्स, एंड पब्लिक अवेयरनेस को यहाँ पर प्रमोट किया जाए। क्लैरिटी है, ठीक है। सो अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 23 का आप देख सकते हैं किस पे पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया पे पूछा गया है। दूसरा आप देख सकते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस पे पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन एनएचआरसी पे पूछा गया है, एंड लास्ट आपको कैग पे क्वेश्चन देखने को मिलता है।
तो अगेन देखो, जो हम बॉडीज पढ़ के हैं जनरली, जो आपको लास्ट 1 ईयर में न्यूज में देखने को मिली है, दैट वी हैव डिस्कस्ड। एंड एज आई टोल्ड यू, ज्यादातर पीवाईक्यूज जो पूछे गए हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछे गए हैं। द बुलवर्क्स ऑफ डेमोक्रेसी, चाहे फिर वो कैग हो चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, इस पे काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। सो रोल ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एड्रेसिंग अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशंस बाय एमएनसीज। तो आप देख सकते हैं, अगर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शंस की बात करते हैं तो बेसिकली ये क्या है, एनफोर्स करते हैं कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर प्रिवेंट किया जाता है जो भी अनकॉम्पिटिटिव या अनफेयर मीन्स है उसको एक तरह से कर्ब करने के लिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ही बनाई है। तो इसका काम क्या है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना, यहाँ पर पीनलाइज करना एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर। तो पीनलाइज भी किया जाता है, कोई भी एमएनसी अगर एंटी कॉम्पिटिटिव मेजर्स लेती है तो उसको पीनलाइज करती है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब्यूज क्या किया जाता है, तो जो भी एक्सप्लॉइटेटिव मेजर्स है, जैसे एक्सेसिव प्राइसिंग कर दी जाती है या बिल्कुल ही लो प्राइसेस कर दी जाती है, वो एक तरह से एंटी कॉम्पिटिटिव मेजर्स बन जाते हैं। तो वो एंटी कॉम्पिटिटिव मेजर्स को एड्रेस करने के लिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाई गई है। ठीक है, तो एक्शंस अगेंस्ट एमएनसीज, अब रीसेंट केसेस गूगल टैक्स आपको देखने को मिला। ठीक है, तो गूगल के अगेंस्ट यहाँ पर पीनलाइज किया है फॉर द अब्यूज ऑफ एंड्रॉइड इकोसिस्टम। यहाँ पर एनकरेज किया है कि फेयर प्ले होना चाहिए डिजिटल मार्केट में। Amazon पे भी यहाँ पर चार्जेस लगाए गए हैं। यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया गया है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू सेलर्स, कुछ सेलर्स को यहाँ पर प्रेफरेंसेस दी जाती हैं, तो इसके लिए भी ये एक तरह से एंटी कॉम्पिटिटिव बन जाता है, जिसके रिगार्डिंग Amazon पे भी यहाँ पर काफी ज्यादा पेनल्टीज लगाई गई हैं। ऐसे ही फेसबुक और मेटा, तो डेटा प्राइवेसी और कॉम्पिटिटिव हार्म पे भी काफी ज्यादा आपको डिस्कशंस देखने को मिली हैं। ठीक है, सो दीज आर द रीसेंट एक्शंस दैट हैव बीन टेकन बाय कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन दी बिग एमएनसीज। क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो एनसीबीसी पे पूछा गया है, तो रोल पूछा गया, बहुत सिंपल सा है ना। एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था, तो एज यू नो आपको 338B के तहत अब एनसीबीसी देखने को मिलती है ना। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसके फंक्शंस की, तो काम क्या है इनका, कंप्लेंट्स देखना, किसके रिगार्डिंग, बैकवर्ड क्लासेस के रिगार्डिंग, ऐसी एडवाइस करना, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना कि किस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है बैकवर्ड क्लासेस की। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट की अगर बात करते हैं, तो दे हैव द अथॉरिटी टू रेकमेंड इंक्लूजन और एक्सक्लूजन इन दी सेंट्रल ओबीसी लिस्ट। यहाँ पर एनहांस्ड पावर्स देखने को मिलती हैं एनसीबीसी की, जैसे आपको एनसीएससी और एनसीएसटी की पावर्स देखने को मिलती है, ऐसी एनसीबीसी की पावर्स आपको देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं रीसेंट इनिशिएशंस इनके द्वारा क्या की गई है, सब कैटेगराइजेशन। तो दे आर सेइंग कि ओबीसीज में सब कैटेगराइजेशन करो, जिससे कि जो क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट जो आपको ओबीसी में देखने को मिलता है इसको एनहांस कर पाए, और जो लोअर स्ट्राटा ओबीसीज आपको देखने को मिलते हैं उनको हम यहाँ पर इफेक्टिवली इंक्लूसिव डेवलपमेंट में लेके आ सकें। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द रीसेंट इनिशिएटिव्स। चैलेंजेस भी हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं ओबीसी बेनिफिट्स में, वो आपको देखने को मिलती हैं, जो कि इनको एड्रेस करना है। यहाँ पर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स को बैलेंस आउट करना इज अ टास्क। ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन ऑन एनसीबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है विच इज इलेक्शन कमीशन ऑन द एवोल्यूशन ऑफ एमसीसी। ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ना एज आई टोल्ड यू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लगाया जाता है, जैसे ही इलेक्शंस को यहाँ पर अनाउंस किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो और कब तक लगा रहता है, जब तक रिजल्ट्स आउट नहीं होते। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एवोल्यूशन की अगर बात करते हैं तो इसके ओरिजिन्स आपको 1916 में देखने को मिलते हैं, और इसको कोडिफाई किया गया 1971 में। तो एज सच इसकी कोई लीगल बैकिंग आज भी एग्जिस्ट नहीं करती है, देयर इज नो लीगल बैकिंग। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट्स और रिफाइनमेंट्स ओवर टाइम हुई हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं की प्रोविजंस क्या है, एक तरह से गाइडलाइंस प्रोवाइड करी जाती है पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिविजुअल्स को, कैंडिडेट्स को, कि किस तरह से आपने इलेक्शन लड़ना है। ठीक है, तो एक तरह से गाइडलाइंस प्रोवाइड करी जाती है, न्यूट्रल रहना है पब्लिक ऑफिसर्स को, ये भी बताया जाता है, सो एंड सो फोर्थ। तो इंपैक्ट आपको क्या देखने को मिलता है, इनहैंस ट्रांसपेरेंसी है ना। दूसरा, रिड्यूस्ड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी आपको देखने को मिलता है, स्ट्रेंथन वोटर ट्रस्ट एंड सो एंड सो फोर्थ। चैलेंजेस क्या है, इसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है, देयर इज नो लीगल बैकिंग। अगर लीगल बैकिंग होती तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो इसकी इफेक्टिविटी है वो इनहैंस कर पाते हैं। ठीक है, सो प्रॉब्लम यहाँ पर यही एग्जिस्ट करती है कि इसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है, इसकी कोई कोडिफिकेशन नहीं हो रखी है, ये सिंपली क्या है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है। क्लैरिटी है। ठीक है, तो उसके बाद आप वे फॉरवर्ड बता सकते हैं कि कैसी रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई और किस तरह से हम इसको वे फॉरवर्ड इसका मूव थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं दैट इज ह्यूमन राइट्स कमीशन इन इंडिया, कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड लिमिटेशंस। ह्यूमन राइट्स क्या एग्जिस्ट करती हैं, तो आप देख सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन राइट्स। तो बेसिकली यहाँ पर एनएचआरसी बनाया गया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई, सॉरी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई है एनएचआरसी, जिसका काम ही क्या है, एक तरह से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे एड्रेस करना। ठीक है, तो कुछ चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करती हैं, तो एज आई टोल्ड यू, ये हम अभी ही पढ़ के आए हैं एनएचआरसी में क्या है, आपको चैलेंजेस देखने को मिलते हैं।
तो पोलिटिसाइजेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट्स आपको देखने को मिलती हैं। जो एग्जीक्यूटिव है वो ही यहाँ पर जो भी प्रीमियर पोजीशन है उसको होल्ड कौन करवाता है, इट इज द एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर पॉलिटिकल बाइस देखने को मिलता है। लिमिटेड रीच इन रूरल एरियाज और ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो रेमेडियल मेजर्स क्या है? सबसे पहले इनको बाइंडिंग पावर्स दो, क्योंकि इनके पास कोई बाइंडिंग पावर्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। फाइनेंशियल और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी इनको यहाँ पर प्रोवाइड करो, स्ट्रीमलाइन करो इनका अपॉइंटमेंट सिस्टम एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो हम अभी पढ़ के आए एनएचआरसी पे क्वेश्चन। तो एनएचआरसी पे क्वेश्चन वही सेम चीजें, क्या चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, क्या इनकी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और किस तरह से इंडिया यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को एड्रेस करने के लिए क्या कर रहा है। दैट इज द मेन क्वेश्चन ऑल अबाउट। ठीक है, सो दीज वर द क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस्ड। अगेन देखिए, जो लास्ट एक साल में, एक डेढ़ साल में जितनी भी न्यूज रही है वहां से हमने क्वेश्चंस को पिक किया है, एंड इवन पीवाईक्यूज जो आपके हैं, जो recent न्यूज में रहे हैं, that we have discussed. So this was the lecture all about. I hope you like the lecture. Thank you very much.